चैप्टर का नाम है सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है, सारी बातें देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले तो कहानी की शुरुआत होती है कॉलोनियल रूल से, या जिसको हम बोलते हैं कि ब्रिटिश जो थे वो हमारे देश को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करते थे, कॉलोनियलिज्म जो कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी जो इकनॉमी थी उसके 3 मेन फीचर्स थे। वो प्रॉस्पेरस थी, वो एग्रेरियन थी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस थी। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है हम सेल्फ रिलायंट थे, इंडिपेंडेंट थे, और एग्रेरियन का मतलब होता है कि हमारा जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर था। बाकी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस थी। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान, ब्रिटिशर्स के आने के बाद फिर लिखवाया है, आपको बताया है कि उनकी पॉलिसीज़ इस तरह से थी कि वो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते थे और हमारे देश को उन्होंने सिर्फ रॉ मटेरियल लेने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए यूज़ करा और अपने फिनिश्ड गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाकर हमें बेचा करते थे। तो फिर कुछ छोटे मोटे 1 नंबर के पॉइंट्स थे यहाँ पर कि देश की नेशनल इनकम और देश की जो पर कैपिटा इनकम होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ एफ़र्ट्स किए गए, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ख़ास नहीं थे। बस जो डॉक्टर राव ने कुछ एस्टिमेट्स बताए थे वो थोड़े से रेलिवेंट थे। बाकी एक इम्पॉर्टेंट डेटा हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के दौरान जो हमारा आउटपुट था वो किस रेट से बढ़ रहा था? लेस देन 2%। ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा था? लेस देन 2%। और जो हमारा पर कैपिटा आउटपुट था, पर कैपिटा का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो जब, तो जो पर कैपिटा आउटपुट था वो सिर्फ मात्र 0.5% के रेट से बढ़ रहा था, ये बताया गया था। ठीक है, चलो, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब इस पूरे चैप्टर को अलग अलग सेक्टरों में डिवाइड किया गया है बेसिकली। तो पहला सेक्टर जो था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको कुछ इंट्रोडक्टरी बातें बताई थी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले अगर हम बात करें तो हमारे मेजॉरिटी लोग गांव में रहते थे और वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे। लेकिन एग्रीकल्चर जो था वो हमारा अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, यानी कि प्रोडक्शन कम रहता था। अब इसमें हमारे मेन रीजंस सबसे पहले हमारे आते हैं कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन के मेन रीज़न क्या हैं, ये पता होने चाहिए। क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लेता है। तो पहला रीज़न तो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम अगर आपको याद हो, यानी ज़मींदारी सिस्टम, जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कहते थे, वो ज़मींदार्स को कुछ ज़मीन अलॉट कर देते थे, फिर फार्मर्स को बोलते थे कि आप इनकी ज़मीन पर कल्टीवेशन करेंगे और फार्मर्स से लगान वसूल करेंगे और वो लगान हमें देंगे। तो ब्रिटिशर्स के इस मॉडल को ज़मींदारी सिस्टम कहा जाता था। तो इस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बहुत पिछड़ गया, क्योंकि ज़मींदार्स का फोकस होता था अपना पर्सनल फ़ायदा और वो फिर फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। दूसरा रीज़न था कमर्शलाइजेशन, जिसमें ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे ऐसे क्रॉप्स उगाने के लिए जो बाज़ार में हम एक्सपोर्ट कर सकें या ज़्यादा दामों पर बेच कर सकें प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन कैश क्रॉप्स जो ये होती हैं इनको खाया नहीं जाता, ये मतलब हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं करते थे। तो ज़्यादा प्रोडक्शन किस लिए किया जाता था? क्रॉप्स को बेचने के लिए। तो ये हो गया कमर्शलाइजेशन। तीसरा रीज़न था एग्रीकल्चर सेक्टर के पिछड़ने का, प्रोडक्टिविटी का कम होना। अब प्रोडक्टिविटी कम क्यों थी? बड़े नॉर्मल से रीज़न है कि हमारा टेक्नोलॉजी पुअर था, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी कम अच्छी थी, फर्टिलाइज़र्स भी कम अच्छे थे। तो इन वजह से इस सेक्टर में कोई इन्वेस्ट नहीं करता था और प्रोडक्टिविटी कम रहती थी। और बाकी चौथा पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि एक रीज़न और ये भी कहा जाता है कि पार्टीशन का बुरा इफ़ेक्ट हमें पड़ा। जो हमारी अच्छी फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान में चली गई और कुछ जूट बनाने वाली जो लैंड थी वो बांग्लादेश में चली गई। तो ये भी मतलब एक रीज़न हो सकता है। फिर दूसरा सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने पहले तो ये पढ़ ही लिया था कि हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने नंबर 1 क्या करा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है उन्होंने हमारी इंडस्ट्रियाँ ख़राब कर दी, बंद कर दी, बर्बाद कर दी। कैसे? जितने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के मतलब प्रोडक्ट्स थे या जितनी भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? कम होने लगी।
वो क्यों कम होने लगी? क्योंकि ब्रिटिशर्स सारा रॉ मटेरियल बाहर खरीद के ले जाते थे अपने देश में और अपने फिनिश प्रोडक्ट्स हमारे को बेचा करते थे। तो ब्रिटिशर्स की ये पॉलिसी थी कि भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दे। तो वो बन गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला पॉइंट। इसके अलावा ब्रिटिशर्स की एक भेदभाव की पॉलिसी भी थी जो मैंने आपको बताया था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसमें वो क्या करते थे कि जब खुद रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके बाहर ले जाते थे अपने देश में तो उस पर टैक्स नहीं लगाते थे, लेकिन जब ब्रिटेन के या जब हम कोई भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर वो ज़्यादा टैक्स लगाते थे। तो अगर आप ब्लू वाली लाइन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हैवी ड्यूटी वॉज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो ब्रिटिशर्स चालू थे, वो अपने सामान को ले जाने में या अपना सामान बेचने पर टैक्स नहीं लगाते थे, लेकिन जैसे ही कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचा जाता था तो उस पर वो ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। तो ये इनकी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। अच्छा, दूसरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के एडवर्स इफेक्ट भी आपको मेंशन करने, उसमें ये था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से या कम होने की वजह से दो बुरे प्रभाव क्या पड़े हमारे देश में। एक तो हैंडीक्राफ्ट वाले जो थे जब उनका काम बंद हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, है ना, और फिर वो भी एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गए कहीं ना कहीं फोर्सफुली। और दूसरा ड्रॉबैक क्या हुआ, हाँ, कि हमें फिर बाहर से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने पड़े। तो जो गुड्स पहले हम घर से ही खरीद लेते थे, लेकिन अब घर से हम नहीं खरीद पाते थे, उल्टा बाहर के गुड्स हम सस्ते खरीद लेते थे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने से ये दो मेजर एडवर्स इफेक्ट्स हुए बेसिकली। बाकी तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कि हमारे देश में जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत कम थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? मशीन्स वगैरह, हाँ, जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में बहुत कम थी और ब्रिटिशर्स भी इस पर ज़्यादा कोई अटेंशन पे नहीं करते थे। बाकी लास्ट के दो पॉइंट्स जो हैं वो छोटे हैं, वो आप मतलब लिख भी सकते हो, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हो। चौथा है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ये तो नॉर्मल बात है। और पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो भी बहुत लिमिटेड था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सिर्फ 3 ही सेक्टरों में वो अपना रोल मतलब अदा करते थे, रेलवेज, पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स। अच्छा जी, इसके बाद कुछ छोट-मोट 1 नंबर के पॉइंट्स थे, वो आप पढ़ लेना, वो तो सब डेटा पॉइंट्स हैं कि भाई टिस्को 1907 में स्टार्ट हुई थी जमशेदपुर के अंदर, जूट मिल सबसे ज़्यादा बंगाल में पाई जाती थी, कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती थी, ये सब बातें। अच्छा जी, अब आते हैं तीसरे सेक्टर की तरफ। तीसरा है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में तो दो तीन मेन पॉइंट्स थे। पहला मेन पॉइंट तो है जो आप यहाँ डायग्राम पर ही देख रहे हो कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो हमारे देश से सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर लेते थे और अपने फिनिश्ड गुड्स हम ही को ही बेच देते थे। तो ये उनकी पहली चाल थी। दूसरा, अगर हम बात करें, हमारे जितने भी मेजर मोर देन हाफ ट्रेड्स होते थे वो ब्रिटिशर्स के साथ ही होते थे और थोड़े बहुत हम चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ कर लेते थे। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि 1869 में जब स्विस कैनाल ओपन हुआ तो फिर उससे ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट रूट मिल गया मुंबई तक आने के लिए, तो उससे वो और ज़्यादा हमारे ट्रेड्स को कंट्रोल करने लगे। बाकी तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी वेल्थ को क्या कर दिया, ड्रेन कर दिया। तो जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, तो अगर आपको याद हो ये पॉइंट, उसको ब्रिटिशर्स कहाँ यूज़ करते थे? जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होता था, अपने ऑफिस के काम में, अपने ऑफिस के खर्चों में या लड़ाई झगड़ों के काम में, इन सब चीज़ों में वो हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज़ कर लेते थे और हमारे देश के डेवलपमेंट में यूज़ नहीं करते थे। तो फॉरेन ट्रेड में तो ये 3 बातें मतलब कंसिडर करना आप। उसके बाद चौथा है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन में तो ये बताया था कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए कि भाई पॉपुलेशन जो है उसके बारे में क्या क्या बातें हैं। देखो, तो इसमें पहला डेटा पॉइंट है कि पहला सेंसस हमारा कब हुआ था? 1881 में हुआ था, ठीक है। तो पहला सेंसस हुआ था 1881 में और उसके बाद ये रूल बनाया था कि हर 10 साल में हम इसको करते रहेंगे। बाकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस की स्टेजेस होती हैं वो पता होनी चाहिए। स्टेज 1 का मतलब होता है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट।
स्टेज 2 का मतलब होता है हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट, और स्टेज 3 का मतलब होता है लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। अब हम स्टेज 2 में कब एंटर हुए बताओ? 1921 में। इसीलिए 1921 को कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि 1921 से पहले हम स्टेज 1 में थे, लेकिन उसके बाद माना जाता है हम स्टेज 2 में आ गए, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना शुरू हो गया। तो वो इसीलिए 1921 को हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बाकी ये सब पॉइंट्स तो आपको रखने हैं, सिंपल है कि भैया ब्रिटिशर्स के टाइम पर बर्थ रेट था 48 पर 1000, डेथ रेट था 40 पर 1000, लिटरेसी रेट बहुत कम था 16%, महिलाओं का 7%, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत बेकार थी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था, मतलब 218 के आसपास था, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी, सिर्फ 44 ईयर्स की थी। तो ये सब ब्रिटिशर्स के टाइम पर मतलब अलग अलग पैरामीटर्स थे, और पॉवर्टी जो है वो वाइड स्प्रेड थी। तो ये तो एक वो नॉर्मल बात है। अच्छा, फिर पांचवा पॉइंट होता है, पांचवा मेन हेडिंग होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा वर्क फोर्स है, वो किस सेक्टर में काम कर रहा है, वो उसका मतलब कहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ चर्चा है। तो इसमें दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला तो आपने पढ़ ही लिया कि हमारी ज़्यादातर वर्क फोर्स कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व थी? प्राइमरी सेक्टर में, तो यही बात लिखी हुई है। और दूसरा अच्छा पॉइंट ये था कि हमारे देश के अंदर रीजनल वेरिएशन हमने देखा। रीजनल वेरिएशन का मतलब जो नीले रंग से स्टेट्स हैं उनमें एग्रीकल्चर धीरे धीरे कम हो रहा था, और जो ग्रीन रंग के स्टेट्स हैं उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, वहाँ पर एग्रीकल्चर हम ज़्यादा होते हुए देख रहे थे। तो हमारे देश के अंदर रीजनल वेरिएशन था, कुछ जगह एग्रीकल्चर ज़्यादा और कुछ जगह एग्रीकल्चर कम था। फिर आता है इसमें छठा मेन टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? तो वो ऑब्वियसली बहुत बेकार था। रोड्स की बात करें तो उस पर ब्रिटिशर्स ने कोई ज़्यादा फोकस नहीं करा। सड़कें उन्होंने सिर्फ कितनी बनाई जिससे वो अपनी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, और थोड़ा बहुत अपने मतलब कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर उन्होंने सड़कें बनाई। लेकिन दूसरा कंट्रीब्यूशन इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, जो था रेलवेज़ का। तो 1850 में रेलवेज़ की इंट्रोडक्शन हुई, और रेलवेज़ से फ़ायदा ये हुआ कि सामान भी एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से जाने शुरू हो गया, लोग भी एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से जाने शुरू हो गए, और इससे फॉरेन ट्रेड को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिला। बाकी हवा और पानी का यातायात बहुत बेकार था, इसके बारे में तो कुछ कहें वो कम ही होगा। और कम्युनिकेशन के भी हालात बहुत बेकार थे। पोस्ट और टेलीग्राफ्स चलते थे, टेलीग्राफ बहुत महंगे होते थे, और पोस्टल सर्विस भी बहुत इनएडिक्वेट थी। तो बस ये मतलब आपके इसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे। बाकी क्वेश्चन अगर वो पूछे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिखो, तो आप रोड्स का पॉइंट मेंशन कर देना, रेलवेज़ के पॉइंट को मेंशन कर देना, और टेलीग्राफ वाला भी मेंशन कर सकते हो। तो ये था मतलब इस पूरे चैप्टर का। बाकी कंक्लूजन में सारे वही पॉइंट्स हैं जो स्टार्टिंग में आए। तो मतलब इस चैप्टर को आप 6 पार्ट्स में ऐसे तोड़ लेना, ठीक है, जब आप पढ़ाई करोगे। तो क्या क्या थे 6 पार्ट्स, एक बार दोबारा देख लो कैसे पढ़ाई करोगे या रिवाइज करोगे। पहला पार्ट क्या हो गया? एग्रीकल्चर। दूसरा हो गया इंडस्ट्री, ठीक है, उसके 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट। उसके बाद हो गया फॉरेन ट्रेड, उसके सिर्फ 2 पॉइंट्स। उसके बाद हो गई डेमोग्राफिक कंडीशन, उसमें तो सारे डेटा पॉइंट्स हैं कि ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये खराब। 5वां हो गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसमें आपको 2 ही पॉइंट्स करने हैं बस। और आखिरी हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें भी 4 पॉइंट्स करने हैं। तो मतलब पूरा चैप्टर जो है वो आपका 6 भाग में डिवाइड हो जाएगा।